क्या भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है या फिर हम चुपके से इतिहास की उन्हीं पुरानी जंजीरों में वापस जकड़े जा रहे हैं जिनसे हम बड़ी मुश्किल से आजाद हुए थे। एक तरफ चमकती सड़कें और बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा बाबू राज है जो मध्यम वर्ग की कमर तोड़ रहा है। फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आज हम एक ऐसी ही कड़वी हकीकत की बात करेंगे जिसे विशेषज्ञ शाकाहारी स्टालिनवाद कह रहे हैं। वेजिटेरियन स्टालिनवाद नया शब्द मिलेगा। और एक ऐसी व्यवस्था जहां सत्ता एक मुट्ठी में कैद है, छोटे व्यापार दम तोड़ रहे हैं और सरकारी आंकड़ों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आज हम आंकड़ों की बाजीगरी से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि क्यों भारत की अर्थव्यवस्था आज एक बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ी है। अब ये चर्चा शायद आपको बेचैन कर दे, लेकिन ये सुनना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। तो शुरू करते हैं द डायलेक्टिक। फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे हैं, और फेयर ऑब्जर्वर में वरिष्ठ भागीदार ग्लेन कार्ल, जो सीआईए के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। दोनों का ही एक पॉडकास्ट है द डायलेक्टिक, और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, अंग्रेजी में है। और ये दोनों ही अब जियोपॉलिटिकल जोखिमों पर सलाह देते हैं। एफओआई जो है अ, उसके अनुसार आप भू राजनीतिक जोखिमों की व्याख्या करते हैं, एडवाइज करते हैं। और यह जनवरी माह का पॉडकास्ट है। आप देखिए, मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने आके कह रहे हैं, जी आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश मत जाइए, आप पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां मत चलाइए। लेकिन मैं अतुल सिंह और ग्लेन कार्ल के इस जनवरी वाले पॉडकास्ट को देखने की सलाह दूंगा और इसी पे आज का विश्लेषण केंद्रित रखूंगा कि मोदी के नेतृत्व वाली भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पे जिस तरह से पॉडकास्ट किया गया है, ये अपने आप में एक ज्योतिषीय आकलन लगता है। लेकिन वॉशिंगटन डीसी से हुआ ये पॉडकास्ट सीधे तौर पे हमारी आर्थिक व्यवस्था, जो अब हमें मई में नजर आई है, जनवरी में ही उस पे एक नजर डालता है। और बड़ी चीज ये है कि इसमें अतुल सिंह भारत के मौजूदा शासन मॉडल को बताने के लिए एक तीखे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेरियन स्टालिनिज्म, यानी कि शाकाहारी स्टालिनवाद। भारत से बाहर देखने पर ग्लेन कार्ल का मानना है कि ऐसा लगता है कि मोदी और उनकी पार्टी अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण करने पर, यानी डिसेंट्रलाइजेशन करने पर, और उस पे सरकारी नियंत्रण हटाने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ऐसे में बाहरी व्यक्ति को लगता है कि भारत की शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है, जो यह मानता है कि औपनिवेशिक व्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक अच्छी तरह से नियंत्रित व्यापार व्यवस्था ज्यादा बेहतर है। तो ग्लेन पूछते हैं कि फिर असल में हो क्या रहा है? मोदी अर्थव्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें वाक़ई पता है कि वो क्या कर रहे हैं? और क्या उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं और ज़मीनी हकीकत उसके बिल्कुल उलट हैं? और इसका जवाब में अतुल सिंह अपने वेजिटेरियन स्टालिनिज़्म वाले रूपक को साफ करते हैं और कहते हैं कि मोदी कोई जोसेफ स्टालिन नहीं है। सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन, जो लाखों लोगों के कत्ल की वजह उस तरह से मोदी नहीं मार रहे हैं, उन्हें जेल कैंपों में भी नहीं भेज रहे हैं। लेकिन मोदी निश्चित रूप से उसी तरह सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने 70 के दशक में समाजवाद के चरम दौर में किया था। सवाल ये है कि वेजिटेरियन स्टालिनिज्म आखिर है क्या? तो स्टालिनवादी मार्क्सवादी सरकार का एक ऐसा रूप है, जहां सारी शक्ति एक ही शासक के हाथों में हो जाती है। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत सत्ता संभाली और वह सिर्फ हत्यारा ही नहीं बल्कि नरसंहारक था। उसने अपने विरोधियों को खत्म किया और लाखों लोगों की जान ली। स्टालिनवादी सोच में शासक सच, आर्थिक जीवन और सामाजिक व्यवहार पर पूरा अधिकार जताता है। तो आजादी के बाद भारत भी सोवियत संघ से काफी प्रेरित रहा और उसने समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई।
1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके भारत को एक समाजवादी देश घोषित भी किया और लाइसेंस परमिट कोटा राज बनाया, जहां बाबू यानी नौकरशाह ही राजा था। तो अतुल सिंह कहते हैं कि जहां पाकिस्तान एक सैन्य राज्य बन गया, यानी गैरिसन स्टेट बन गया, वहीं भारत एक बाबू स्टेट बन गया। वहां सेना चरम पे है, यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी चरम पे हैं। और वो कह रहे हैं कि मोदी राज में ये बाबू स्टेट वापस आ गया है। ये नागरिकों को प्रशासनिक लाल फीताशाही और न खत्म होने वाली अदालती कार्रवाइयों के जरिए परेशान करके उनसे आज्ञा पालन करवाता है। अतुल कहते हैं, आपको जेल तो नहीं भेजा जाता, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग या सीबीआई आपके दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। अदालत में मुकदमे सालों चलते हैं और लोग समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद करके अंत में दिवालिया हो सकते हैं। भारत का सिस्टम काफ्का की कहानियों जैसा डरावना हो गया है। और वो कहते हैं कि मोदी के राज में राजनीतिक व्यवस्था की 3 विशेषताएं हैं। पहला, कि मोदी ने सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण किया है, स्टालिन की तरह। वो सारी शक्ति अपने पास चाहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय आज सर्वशक्तिमान है। वे जो है वो भाजपा के जरिए नहीं, बल्कि आईएएस के नेतृत्व वाली औपनिवेशिक युग की नौकरशाही के जरिए सत्ता चलाते हैं। बड़े व्यापार, नौकरशाही और भाजपा का गठजोड़ देश को लोहे की मुट्ठी से चला रहा है और जिसने अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। यह लेख मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि जनवरी माह के पॉडकास्ट में फिर ऑब्जर्वर में छपा है। और बड़ा सवाल ये है कि धारणा और हकीकत के बीच की दूरी, क्योंकि ग्लेन इस पॉडकास्ट में कहते हैं कि भारत से बाहर जो है वो भारत की छवि काफी सकारात्मक दिखती है और ऐसा लगता है कि मोदी ने व्यवस्थाओं को आसान किया है और बुनियादी ढांचे का बड़ा विस्तार किया है। और इस पर अतुल सिंह कहते हैं कि जहां तारीफ की जानी चाहिए वहां तारीफ की भी जानी चाहिए। मोदी के पास नितिन गडकरी जैसे शानदार मंत्री हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार वास्तव में मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जन कल्याण की छोटी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट और भारत के आधार पहचान तंत्र की बदौलत सरकारी योजनाओं में होने वाली चोरी में एक बड़ी कमी आई है। लेकिन आर्थिक विकास की दर अस्थिर ही रही। भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी काफी कम है और सबसे बड़ी बात, भारत के आर्थिक आंकड़े अब भरोसेमंद नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत का राष्ट्रीय खाता डेटा को सी ग्रेड दिया। अतुल सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर रही और वर्ल्ड बैंक के सूचकांकों के साथ खिलवाड़ कर रही और महंगाई के आंकड़े भी भ्रामक हैं। हालांकि मोदी के कार्यकाल में औसत महंगाई 5.1% रही, जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल 8.1% से कम है। लेकिन विकास दर भी कम हुई है। मनमोहन सिंह के 7.7% के मुकाबले मोदी के राज में 6.8% ही डेवलपमेंट की दर रही है। रुपया भी गिरा, जो 60 रुपए प्रति डॉलर से गिरकर अब 95 रुपए प्रति डॉलर के पार जा चुका है। अतुल कहते हैं कि मोदी बेहद तेज, चतुर और करिश्माई हैं, लेकिन मूल रूप से मोदी अर्थशास्त्र और नीति निर्माण को नहीं समझते और उन्हें लगता है कि वो जादू की छड़ी घुमाएंगे और अर्थव्यवस्था दौड़ने लगेगी। अतुल इसमें आजादी के बाद भारत के समाजवाद चुनने को बताते हैं कि क्योंकि भारतीय ब्रिटिश शासन से आहत थे। महात्मा गांधी छोटे व्यापार और मुक्त बाजारों में विश्वास करते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है वो समाजवाद से बहुत प्रभावित थे। नेहरू ने एक औपनिवेशिक राज्य का उपयोग करके समाजवाद थोपने की कोशिश की। इंदिरा गांधी के दौर में भारत पूरी तरह से कट्टर समाजवाद की ओर मुड़ गया और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और देश पर आईएएस अधिकारियों के जरिए राज किया। और आज आईएएस के पास ब्रिटिश काल के आईसीएस से ज्यादा पावर है। भारत में कोई भी विशेषज्ञता नहीं है। एक आईएएस अधिकारी बिना अर्थशास्त्र पढ़े भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख बन जाता है। भारत में राजनीतिक आजादी है, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं है। यह चुनी हुई राजशाही का देश बन गया है, जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुट्ठी भर आईएएस अधिकारियों के साथ राजा रानियों की तरह राज करते हैं। चूंकि न्यायिक प्रक्रिया सुस्त है, इसलिए इन आईएएस अधिकारियों की कोई जवाबदेहिता नहीं है। यह अतुल सिंह अपने डायलेक्टिक पॉडकास्ट में स्पष्ट करते हैं। और 1991 में भारत ने जब अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, जिससे नौकरशाही की ताकत कम हुई, लेकिन जब मोदी सत्ता में आए तो आईएएस ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वह भारत के
सबसे बुद्धिमान लोग हैं। मोदी ने सनातन समाजवाद या नव कल्याणवाद की शुरुआत की और आज 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है और सिर्फ भाजपा ही नहीं, हर पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। राहुल गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तक सभी समाजवाद की राह पे हैं। अब बीजेपी, बड़ा व्यापार और बाबू, ये 3 बी का एक गठजोड़ और इसने एकाधिकार को बढ़ावा दिया है। भारत अब अडानी अंबानी की समस्या से जूझ रहा है। मोदी के अनुपालन राज ने पुराने लाइसेंस, परमिट, कोटा राज की जगह ले ली है। अब अतुल सिंह इस डायलेक्टिक में नीतियों पे सवाल उठाते हैं और वो कहते हैं कि मोदी सरकार की 2 विनाशकारी नीतियों ने बेहिसाब नुकसान किया है। पहला, 2016 की नोटबंदी, जिसने छोटे और मझौले व्यवसायियों को तबाह कर दिया। दूसरी, 2017 में लागू किया गया जीएसटी। ये सिद्धांततः एक अच्छा विचार था, लेकिन इसे जिस भयानक तरीके से लागू किया गया, उसके परिणाम विनाशकारी हो गए। आज करदाताओं को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी चीज है टैक्स टेररिज्म या कर आतंकवाद। मोदी राज में कर अधिकारी मनमाने और क्रूर हो गए हैं। व्यवसायों को मनमाने टैक्स नोटिस भेजे जाते हैं और फिर उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन नीतियों के कारण कई व्यवसाय ठप हुए हैं, नौकरियां नहीं हैं, मध्यम वर्ग बर्बाद हो रहा है। भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और जो प्रोडक्शन है वो 17% से गिर के 13% पर आ गया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है अब जबरन वसूली जैसे हो गए हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सूख गया है और पूंजी भारत से बाहर भाग रही है। मोदी ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का वादा किया था, लेकिन न्यूनतम शासन अधिकतम सरकार दे दिया है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करता है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो भारत को 1991 जैसे संकट का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल ये है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की तरह शक्तियों का फिर से केंद्रीकरण कर दिया है और एक नए रूप का आपातकाल वापस ला दिया है। मोदी सरकार केवल छवि चमकाने और प्रचार में फंसी हुई है। तो भविष्य क्या? निश्चिंतता नहीं, संभावनाओं पे बात करते हुए अतुल सिंह और ग्लेन कार्ल, जब ग्लेन पूछते हैं कि क्या भारत किसी बड़े संकट का सामना कर रहा है, अतुल इससे सहमत होते हैं और भविष्य के 3 रास्ते बताते हैं। पहला, भारत हिंदू विकास दर की तरफ वापस जा सकता है, जहां वह बिना बड़े निवेश के देश जो है वो बस किसी तरह रेंगता रहेगा। दूसरा, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण 1991 जैसे संकट का सामना करना पड़ सकता है, जो उसे मजबूरन बड़े आर्थिक सुधार करने पे धकेल देगा। और तीसरा और सबसे डरावना परिदृश्य है संस्थागत संकट, जहां दक्षिण भारत उत्तर भारत को पैसा देने का विरोध कर सकता है और देश के बंटवारे का पुराना डर सच हो सकता है। सबसे अच्छी स्थिति सुधार है और सबसे बुरी स्थिति विघटन। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय क्या चुनते हैं। अतुल सिंह अंत में अपील करते हैं कि ये किसी विपक्ष के लिए पॉडकास्ट नहीं है। हम बस इतना कह रहे हैं कि भगवान के लिए संभल जाओ, मुफ्त की राजनीति छोड़ो और सुधार करो, बस सुधार करो। तो विस्फोटक पॉडकास्ट द डायलेक्टिक की इस कड़ी ने जनवरी में सवाल उठाए थे, जिनके जवाब मई में नजर आए। ये एक ऐसी चर्चा थी जो सिर्फ सियासत के गलियारों का अर्थशास्त्र या मोदी की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि ये सीधे आपकी जेब, आपके रोजगार और हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी से जुड़ी हुई। और यह विश्लेषण हमें एक बड़ा आईना दिखाता है। एक तरफ विश्वगुरु बनने की उम्मीदों का आसमान है और दूसरी तरफ वेजिटेरियन स्टालिनिज्म की खामोश आहट, जो हमारे आर्थिक भविष्य को धीरे-धीरे जकड़ रही है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन-सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है या कौन विपक्ष में है। असली सवाल ये है कि क्या हम एक मजबूत, स्वतंत्र और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की माँग करेंगे या फिर मुफ्त की राजनीति और बाबू राज के दलदल में यूँ ही धँसते चले जाएँगे। जागना, जानना और सवाल पूछना अब किसी और की नहीं, हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि फैसला और भविष्य दोनों आपके हाथ में है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष और गहरी चर्चाओं के लिए फिर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।